Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों जीओसी फर्स्ट, और जीओसी फर्स्ट के अंदर हम लोग इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपका हो चुका है। ठीक है, रेजोनेंस आपका चल रहा है। ठीक है, तो जिसके अंदर रेजोनेंस का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस का जो बेसिक आइडिया है वो ऑलरेडी आपके प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कि सपोज मान के चलो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, और उस क्वेश्चन के अंदर सपोज मान के चलो आपके 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे मान के चलो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपाउंड्स दे रखे हैं, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ बेटा स्टेबिलिटी का सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा। जनरली क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके, चाहे नीट का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका ये मेंस हो एडवांस हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ईजिली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को आता है लेकिन वो मिस्टेक कर देता है, छोटी सी गलती कर देता है, और फिर बाद में उसे लगता है कि भाई मेरा तो सही हो गया, लेकिन वो आता है कभी कभी गलत। ठीक है, तो वो गलत ना हो इसलिए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट को जितना हम लोग अच्छा कर लेंगे, ठीक है, पक्का कर लेंगे, तो मतलब वहाँ से आपका कोई गलती होने के चांस नहीं होंगे, और डेफिनेटली आप 4 मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, तो रैंक इंक्रीज करनी है बाकी बच्चों के कंपेरिजन में, तो छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना वो नहीं होनी चाहिए। चलो, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको देखना है स्टेबिलिटी के लिए। सबसे पहले पॉइंट, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपके न्यूट्रल हैं। मैं बोल रहा हूँ नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है जिसके पास पोलरिटी नहीं है। ठीक है, पोलरिटी नहीं है तो मतलब कैसा मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। भाई पोलरिटी नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, न्यूट्रल ही होगा। करेक्ट है। तो हमेशा आपको देखना है, सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि भाई स्टेबिलिटी के ट्रेंड में जो भी गिवन कंपाउंड है, जो भी गिवन आपके स्ट्रक्चर हैं, उनके अंदर न्यूट्रल कौन है। ठीक है, जो कंपाउंड आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है, डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। पास समझ ध्यान से। ठीक है, फिर किससे कंपैरिजन में, तो वो होता है पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर सारे के सारे पोलर दे रखे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अलग रूल्स पे हम चलेंगे। अगर क्वेश्चन जो दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, उसमें से कोई कंपाउंड अगर ऐसा है जो आपका नॉन पोलर है, ठीक है, जो आपका न्यूट्रल है, ठीक है, तो डेफिनेटली सबसे पहले स्टेबिलिटी आपको उसी को देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो चार्ज के कंपैरिजन में या फिर पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में आप पोलरिटी प्लस माइनस मिलेगी, उसके कंपैरिजन में न्यूट्रल जो होगा वो हमेशा आपका कैसे होगा, मोर स्टेबल होगा। पहली चीज़ देखना, फर्स्ट रूल, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड रूल्स, अब इसके बाद देखेंगे भाई न्यूट्रल वाले मैंने सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी में दे दिया। अब पोलरिटी पे आ गए। अब पोलरिटी के अंदर भी तो कुछ रूल्स काम करेगा कि भाई मान कर चलो 4-5 कंपाउंड है वो आपके पोलर मिल चुके हैं, अब वहाँ कैसे सॉल्व किया जाए। क्या सारे के सारी स्टेबिलिटी एक जैसी होगी, नहीं होगी। तो फिर वहाँ पे वर्क करता है पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट। प्लीज़ ध्यान देना, जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें न्यूट्रल वाला सबसे हाईएस्ट आपकी स्टेबिलिटी में हो जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी में हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन इसमें अभी तक नहीं। फिर उसके बाद जो पोलर है उन पोलर के अंदर पे चेक करना कि सारे के सारे एटम्स को चेक करना, कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट हैं आपके सभी के पास। अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो गिवन है उसमें सारे के सारे एटम्स ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जब ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब वो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमेशा मोर स्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में, ऐसे पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसके पास होगा कंप्लीट ऑक्टेट, सॉरी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अब तो पहले ही आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें से क्या देखना है कि भाई जो आपका नॉन पोलर है, जो न्यूट्रल है, वो सबसे अधिक स्टेबल। उसके बाद पोलर गिवन होंगे तो पोलर में फिर चेक करना है सेकंड प्रायोरिटी में क्या, कि भाई जो भी एटम्स गिवन है गिवन मॉलिक्यूल्स में अगर उसके पास पोलरिटी है प्लस माइनस चार्ज आपको देख रहे हैं परफेक्टली, तो वहाँ पे हर एटम्स के पास चेक करना ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन, आप 8 इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, आसान है। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है आपके जो जिस भी स्ट्रक्चर के पास है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और जिनके पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे वो आपके कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू कि भाई जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट भाई, अब आपकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो कंपाउंड है उनके साथ क्या होगा, तो उन पर भी समझो कि भाई नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब फिर उसके बाद ये देखना है कि भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट है आपकी जो भी गिवन स्ट्रक्चर कंपाउंड का, तो उसमें नेगेटिव चार्ज को फोकस करो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होगा तो वो कैसा होगा, मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेगा। वो होल्ड करेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्टिव पावर मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है आसानी से, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट उसी में ही, अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो फिर वो होता है आपका लेस स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एस चार्ज सेपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एस चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज डिक्रीजेस। चार्ज सेपरेशन का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज। दो अपोजिट चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस अगर आपकी जितनी कम होगी, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, आपको पता है कि भाई अपोजिट चार्ज के बीच में जितनी डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, और जितना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपके चार्ज सेपरेशन जो डिस्टेंस है, ठीक है, आपके यहाँ पे है बिटवीन सेम चार्ज के बीच में जितनी कम होगी, मतलब सेम चार्ज नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, तो वहाँ पे रिपल्सन होगा। सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। जिसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, अगर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव ही आपको करके दे रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिस्टेंस अगर कम होगी तो पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब अधिक, क्योंकि आपके अपोजिट चार्ज हैं, तो अपोजिट चार्ज क्लोज हो जाएंगे, काफ़ी क्लोज, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर डिस्टेंस मैंने डी का डिस्टेंस अगर मैंने बढ़ा दी, तो फिर स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, आपके पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस जितनी आपकी ज़्यादा होगी, देखो डिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रिपल्सन कम होगा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में अगर आपकी डिस्टेंस जितनी कम होगी, मतलब सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी, तो वहाँ पे आपको पता है, तो इस जो आपका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। बात समझ में आ गई? तो देखो सबसे पहले मैं रिवाइज करूँ, सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी गिवन कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, उसमें भाई जो न्यूट्रल है वो सबसे अधिक स्टेबल। फिर जो पोलर वाले होंगे, उस पोलर के अंदर भी क्या चेक करना है कि जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है वो मोस्ट स्टेबल, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो उससे कम स्टेबल। फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर भी क्या देखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो आपको स्टेबल होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो लेस स्टेबल होगा। या फिर आप ऐसे बोल लो कि भाई नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे है तो आपका कैसा होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन डिस्टेंस है, अगर आपके अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बिकॉज फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा। और अगर सेम चार्ज के बीच में अगर जितना क्लोज डिस्टेंस होगा तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सेम चार्ज के बीच में दूर डिस्टेंस होनी चाहिए तो स्टेबिलिटी अधिक रहेगी, ठीक है। जो भी गिवन कंपाउंड उसमें ये चेक करना है। तो ये आपके बेसिक 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स को फॉलो करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस से देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो, तो पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें टोटल कंपाउंड देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आपको जो बताया उसी को फॉलो करो। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, न्यूट्रल। सबसे पहले क्या चेक करना है बच्चा आपको, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल देख लो पहले कहाँ है। पहले में देखो कोई चार्ज नहीं है, ऑब्वियसली न्यूट्रल है। सेकेंड में चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो मतलब ये न्यूट्रल नहीं है। इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है थर्ड में, तो ये भी आपका न्यूट्रल नहीं है। फोर्थ वाला भी न्यूट्रल नहीं है, तो न्यूट्रल कौन सा है, फर्स्ट वाला, टिक कर दो, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब बाकी आपके पास सेकेंड थर्ड फोर्थ बचे हैं, ये सब के सब क्या है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इनके पास चार्ज है। जब चार्ज है तो चार्ज पे फिर हम कैसे काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। तो चलो स्टार्ट करें क्या, देखो सेकेंड जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें लिखा है कंप्लीट, लेकिन आप चेक कर लो इसे, ठीक है। हाइड्रोजन का बेटा डुप्लेट पूरा होता है, हाइड्रोजन का डुप्लेट, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ऑलरेडी शेयर्ड में, तो ठीक है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, मतलब ये बिल्कुल आपके नोबल गैस की तरह, हीलियम की तरह, ये तो स्टेबल है। कार्बन की बात कर लो, इस कार्बन की, तो इस पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर ऑक्सीजन की तरफ देखो, तो इसके पास क्या होगा, 2 लोन पेयर्स होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक नेगेटिव कहीं से आया है इसके पास, ठीक। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, और जो लोन पेयर है ना, उसका मतलब समझो, ऑक्सीजन के पास आपको पता है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, कार्बन, यहाँ पे आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O,
यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 6 में से चेक करो तो एक तो इधर शेयर्ड हो गया कार्बन के साथ, तो 3 4 सॉरी 1 2 3 3 हो गया ना, 4 एंड 5 5 हो गए, और एक ये रहेगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इस पर नेगेटिव कहीं से आया है तो उसको मैं क्रॉस से कर दूंगा। तो अभी देखो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखेंगे, फटाफट से देख करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ में आ गई? तो 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास दिख रहे हैं, मतलब परफेक्टली। तो ऑक्सीजन के पास भी क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल सही। अब इस ऑप्शन पॉजिटिव वाले पे आ जाओ। तो पॉजिटिव वाले पे क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है कहीं, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में से देखो एक, और एक 2, और एक 3 4 5, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और एक आपका 6, एक कहीं चला गया है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए पॉजिटिव है। अब चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 सेकंड, इसके पास क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपका चला गया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, ठीक है। तो इसके पास बिल्कुल क्लियर करेंगे सही से। तो मतलब यहाँ देखो आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये, दो, दो के बाद 3 ये, ठीक है, एक चला गया है, तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5, फिर ये नहीं होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक तो चला गया, तो मतलब 5 बचेंगे इसके पास। 5 बचेंगे, 3 आपके क्या हो रहे हैं? वो आपको बॉन्डिंग के साथ दिख रहे हैं, और एक आपका लोन पेयर रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल परफेक्ट। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी दिख रहे हैं, परफेक्ट। तो अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, इसके पास सारे के सारे एटम्स मैंने चेक करके देख लिया आपको, बिल्कुल आपको मैंने परफेक्टली बता दिया कि यहाँ पे सब एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, आपके 8 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट है। तो जो चार्ज आपके कंपाउंड, चार्ज कंपाउंड जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ पे आ जाओ। भाई इसमें भी तो ऑक्टेट चेक करके देखो जरा, क्या सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है? तो कार्बन पे ही देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, तो इस कार्बन के पास ही 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फिर इधर ऊपर आप ऑक्सीजन को जरा देखो ध्यान से। तो ऑक्सीजन के पास कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? 6 होते हैं, 6 में से एक चला गया, तो 1 इधर है, तो 2 3 4 एंड 5 यही होंगे। चेक देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, सॉरी इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है थर्ड और फोर्थ में, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको बताया था नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होता है तो स्टेबल होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होता है तो फिर वन स्टेबल होता है, ये आपको पता ही है। इसलिए थर्ड कंपाउंड में देखो ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब मोर स्टेबल। यहाँ ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज तो लेस स्टेबल। तो आंसर आपको हो गया नेक्स्ट थर्ड, और नेक्स्ट आपका फोर्थ। क्या जो रूल्स मैंने बताए उसी से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? आप किसी भी कंपाउंड क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करो, ठीक है। आप सिर्फ जो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो इजी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस इजी कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करो, और समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, इतना सिंपल कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को फॉलो करो, ठीक है। आपके 99% क्वेश्चन आपसे बिल्कुल अटेम्प्ट क्लियर सही हो सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे उन अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर, और हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ बाकी जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताओ आप लोगों का आंसर आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ देखो, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब चार्ज है इनके पास, अगर चार्ज है तो न्यूट्रल तो नहीं है। अब चार्ज है तो चार्ज पे आपको समझ सकते हो कौन सा स्टेबल होगा। तो मैंने बताया था कि जब चार्ज प्रेजेंट होगा तो सेकेंड रूल ये कहता है कि आप ऑक्टेट रूल चेक करो, ठीक है। ऑक्टेट रूल चेक करो, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो मोर स्टेबल होगा, ठीक। चलो मैं करना चाहूँगा। तो इस ऑक्सीजन के पास, इस कंपाउंड के पास देखो, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 का मतलब एक चला गया आपका, तभी पॉजिटिव आया। तो 5 बचे होंगे, 5 का मतलब 1 2 3 4 और एक 5 हो गए ना। कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक चला गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब चेक करके देखो क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है अभी? तो 1 2 3 4 5 6 से परफेक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास दिख रहे हैं। इसके पास कितने हैं? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के पास भी 8 है, और इधर तो 8 होंगे, इसमें कोई डाउट आपका है नहीं। एल्काइल पार्ट के पास सब कुछ सही है, ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो इधर आ जाओ,
इसमें देखोगे तो कार्बन के यहाँ पे एल्काइल पार्ट के साथ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर्स हैं। तो मतलब ऑक्सीजन का पहले चेक करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 लोन पेयर्स के पास हैं, 5 6 7 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, बिल्कुल सही। कार्बन के जरा पास चलते हैं। तो कार्बन के पास देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है। कार्बन के पास टोटल 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 में से एक चला गया तो ऊपर चला गया, 3 नीचे बचे हैं, तीनों आपके बॉन्डिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपके जो कोई ये कंपाउंड है इसके पास ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब ये आपका लेस स्टेबल होगा, या आपका मोर स्टेबल होगा। समझ में आ गया, एक पिन पॉइंट में कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो इसके पास चार्ज दिख रहा है। जब चार्ज दिख रहा है तो रूल्स वहीं से स्टार्ट करो, कंप्लीट ऑक्टेट पे। तो कंप्लीट ऑक्टेट चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली डाउट होगा तो इस ऑप्शन के साथ होगा। तो इस ऑप्शन को चेक लो। ऑप्शन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक चला गया, 5 बचेंगे। तो 5 आपको दिख रहे हैं, एक लोन पेयर दिखेगा, बाकी आपके 1 2 3 4 5 सब कुछ है। चेक करो क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास दिख रहे हैं, बाकी सबके पास तो 8 होंगे ही। इधर चेक कर लो, ये जो कार्बन के पास पॉजिटिव है इसके पास चेक करके देखो। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 एक चला गया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो आपका सेकेंड वाला क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड देखो, यहाँ पे आपका जो नेगेटिव दिख रहा है इससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो इधर CH3 पे तो स्टेबिलिटी होगी, CH2 भी इधर आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा। इस सल्फर को जरा चेक करके देखो, ठीक है। तो इस सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो सल्फर के पास आपको पता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है, ठीक है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने, 6 में से एक आ गया है इसके पास, ठीक है। तो एक आ गया है तो मतलब इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 में पहले मैं चेक करता हूँ 6। तो 1 2 यहाँ पे ये 3 4 5 6 हो गए, 6 होंगे ना। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, एक नेगेटिव आ गया, तो मतलब ये आपका हो गया 7, ठीक है। तो इसके पास सल्फर के पास आपकी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब आपका हो गया है 1 2, ठीक है, और 3 4 5 और एक आपका 6 और एक पीस में नेगेटिव आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके पास चेक करो कार्बन के पास कितने होंगे, 4, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 4 हो जाएंगे, 5 6 यहाँ से हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और एक यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। और इसके पास इलेक्ट्रॉन आपकी कंप्लीट है, और इसके पास आपके इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपके 1 सेकेंड इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बना के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा परफेक्टली, ठीक है। इसको पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो मतलब ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। बाकी इसके पास एक नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आया होगा, ठीक है, वही है। तो 1 2 3 एक 4 एक कहीं से आया है, तो वो ये हो जाएगा। टोटल 4 ही होते हैं ना, तो एक लोन पेयर के तरीके से एक्ट करेगा। बाकी आपका सल्फर है तो 2 लोन पेयर, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 सिग्मा हो जाएंगे, और बाकी CH3। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका CH3 का, सल्फर का भी कंप्लीट है। इसका चेक करो बच्चों, तो 1 2 3 4 5 से परफेक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसमें। कितने आ रहे हैं चेक करो आप, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास देखो, सल्फर के पास है ना, कोई कन्फ्यूजन है ना, इसलिए मैं आपको खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगा पूरा। यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर के पास बच्चों 6 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। 6 में से एक और एक 2, ठीक है, 2 हो गए। इधर आपका ये 3 3 हो गए यहाँ पे। 3 के बाद देखो तो 4 और 5, ठीक है, और एक आपका 6, एक नेगेटिव कहीं से आया है तो वो क्रॉस कर दो, तो इसलिए 2 लोन पेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब चेक करो इसके पास, इसका CH3 कंप्लीट ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट चेक करो सल्फर का, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं ना इसके पास। लेकिन इसके पास ऑक्टेट आपका पता होना चाहिए, इसके पास जो ऑक्टेट है वो कैसा है। उसके पास वेकेंट ऑक्टेट आपके प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ऑक्टेट तो वही कंप्लीट तो है ही, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये बात समझो आप। ऑक्टेट टूल आपका डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सल्फर जो है आपका वो ऑक्सीजन के बाद आता है, ये आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो मतलब यहाँ पे 3D आपका 0 होगा, वेकेंट होगा।
तो वेकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो कार्बन के पास तो सिर्फ 80 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अब ये भी है कि कार्बन और सल्फर में से सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कौन सा, सेकेंड। तो इस ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है जिस लॉजिक से मैंने बताया, ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो क्लोरीन के पास कोई चार्ज है ही नहीं, बाकी इस मॉलिक्यूल्स में कहीं चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये। अरे कैसे दिख रहा है आपको, न्यूट्रल दिख रहा है परफेक्टली, और इसके पास आपको चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका चार्ज्ड है और वो आपका न्यूट्रल है, तो जो न्यूट्रल वाला है वो मोर स्टेबल हो जाएगा, वहाँ तो कोई डाउट बनेगा ही नहीं, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स कैसा है, न्यूट्रल है, कहीं चार्ज दिखा आपको नहीं, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल। इस मॉलिक्यूल्स के पास देखो तो यहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है, ठीक है, और थर्ड जो मॉलिक्यूल्स है इसके पास भी चार्ज आपको दिख रहा है, तो जो न्यूट्रल वाला है वो तो मोर स्टेबल, इसलिए फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे आपका मोर स्टेबल, ठीक। अब सेकेंड और थर्ड में, ठीक है, सेकेंड थर्ड में चेक करूँ तो आपको चार्ज के बाद, आपको न्यूट्रल के बाद क्या चेक करना होता है, ऑक्टेट रूल। क्या चेक करना होता है, ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट। तो चेक करो इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट हैं। तो चलो यहाँ पे मैं चेक कर देखता हूँ, जहाँ पे चार्ज है वहीं पे बात कर लेता हूँ। तो देखो इस ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब 6 में से चेक करो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया भी है तभी पॉजिटिव चार्ज भी आया है, ये भी बात कन्फर्म है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर शेयर्ड हो गया, तो 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5 एक चला गया है, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो इसलिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन के पास। इस कार्बन के साथ देखो जहाँ पे CH माइनस है, तो कार्बन के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें से एक आपका हाइड्रोजन के साथ है, एक इधर है, और एक इधर आपके CH के साथ है, और ऊपर आपका नेगेटिव भी है, तो मतलब 1 2 3 4 और एक आया हुआ है, तो इसलिए आपका एलोन पेयर के तरीके से एक्ट करेगा। तो यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं, तो मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है सेकंड में। तो थर्ड पे भी चेक करके क्या ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अभी जहाँ ऑक्सीजन के पास देखो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ बात करी थी, सेम रूल्स आपका यहाँ काम करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। CH2 माइनस है तो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ऑक्टेट यहाँ भी कंप्लीट है, तो मतलब सेकेंड रूल काम नहीं करेगा। थर्ड रूल पे चलते हैं, तो थर्ड रूल में हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल, लेकिन यहाँ से तो नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, रूल थर्ड भी कैंसिल हो जाएगा। रूल फोर्थ पे चलते हैं। रूल फोर्थ कहता है कि भाई अपोजिट चार्ज क्लोज होने चाहिए, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी अधिक होगी। अपोजिट चार्ज जितनी दूर होगी वहाँ पे जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी चार्ज की सेपरेशन डिस्टेंस, उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये थर्ड में देखो डिस्टेंस बहुत अधिक है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, लेकिन सेकंड में देखो डिस्टेंस बहुत क्लोज है। देखो ध्यान से, मैं रूल्स बाई रूल चल रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। तो सेकंड में आपके जो अपोजिट चार्ज है वो काफ़ी क्लोज है, इसका मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू थर्ड। तो करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको परफेक्टली फिनॉल दे रखा है। फिनॉल आपको देखो न्यूट्रल है, लिख लो पहले न्यूट्रल है, इसके पास चार्ज है C लिख लो, इसके पास भी चार्ज है C, इसके पास भी चार्ज है C। तो न्यूट्रल ऑलवेज आपको पता है मोर स्टेबल, हो गया ये मोर स्टेबल फर्स्ट। अब बची है बेटा सेकंड थर्ड और फोर्थ में, तो सेकंड में चेक करो फिर आप ऑक्टेट टूल। तो ऑक्टेट टूल चेक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और टोटल आपको पता है इसके पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। अभी इसके पास कितने हैं, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव आया है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गया होगा। देखो 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है, 4 एंड 5 एक चला गया, इसलिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव है।
बट ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल से 8 इलेक्ट्रॉन्स के पास प्रेजेंट है। अरे भाई ये भी तो काउंट किए जाएंगे ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ठीक, सही आंसर, ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट को जरा चेक करके देखो क्या वहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा ये नेगेटिव के साथ। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 में से एक, एक दो और एक तीन, एक आपका ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है तो वो लोन पेयर के तरीके से एक्ट करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो शेयर्ड जो टोटल जो आपके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये वाला देखो आप यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रक्चर है और जो फोर्थ स्ट्रक्चर दोनों सेम है, देखो ध्यान से पहचानने की कोशिश करो आप सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड में देखो OH के पास पॉजिटिव है, यहाँ भी OH पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव इस तरफ है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे नेगेटिव इस तरफ ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ही सेम है। तो फिर सेकंड और फोर्थ में दोनों की स्टेबिलिटी कैसी होगी, सेम होगी, इसलिए सेकंड फोर्थ क्या पहले कर दिया बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन थर्ड वाला मैंने चेक नहीं किया, लेकिन थर्ड वाले को चेक जरूर साथ में ही करना है कि थर्ड वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड वाले में यहाँ पे आप देखो जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ये, ठीक है, कार्बन पे, तो इसके पास यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा इस तरीके से, एक नेगेटिव आया है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास, बिल्कुल सही। ऊपर भी 8 होंगे भाई साहब, ये भी तो इलेक्ट्रॉन वाला है, ऑक्टेट कंप्लीट है तीनों की, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ में ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन कहानी कुछ ऐसी होगी, इसमें चार्ज को लेके बात होगी। ठीक है, तो रूल थर्ड फिर क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, तो वो तो है नहीं, तो थर्ड रूल भी कैंसिल। फोर्थ कहता है डिस्टेंस। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जितनी डिस्टेंस अधिक होगी तो वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी, बट पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज के बीच में जितनी डिस्टेंस कम होगी तो मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी अधिक, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो वही यहाँ पे रूल्स काम कर रहा है, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे काफ़ी क्लोज है, फोर्थ में यहाँ भी काफ़ी क्लोज है, लेकिन इन सेकंड और फोर्थ के अंदर देखो तो लगभग सेम आपका पोजीशन काम कर रही है, सेम डिस्टेंस है। लेकिन फिफ्थ में देखो आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए थर्ड आपका लीस्ट स्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अपोजिट चार्ज के बीच में, इसलिए आपका ये आंसर बनेगा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में बात करते हैं तो आपके प्लस आर प्लस एम, सेकेंड में माइनस आर माइनस एम। ठीक है, तो आपको पता है मैंने प्लस आई माइनस आई डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से ये भी है। तो जब मैं लिखूंगा बेटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कब होगा बताओ, पॉजिटिव कब आता है, जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता, डोनेटिंग होता है। ठीक है, नेगेटिव कब आता है, माइनस आर लिखो या माइनस एम लिखो, आपका नेगेटिव कब आएगा किसी भी ग्रुप पे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव आएगा, इसलिए जो माइनस एम माइनस आर वाले जो हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिलेट करते हैं, और जो प्लस आर और प्लस एम वाले हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्लस आर और प्लस एम की। तो प्लस आर और प्लस एम में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा ग्रुप जी लगा होगा जिसके पास मैंने बताया था या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, पहली कंडीशन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, या फिर उसके पास क्या प्रेजेंट बेटा लॉन पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली बताता है कि भाई यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रॉन्स आपका रिंग के अंदर ही मूव करेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर रिंग के अंदर मूव करेगा, जब अंदर मूव करेगा तो मैंने फिनोल वाला केस आपको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो अभी मैं फिर से डिस्कस करूंगा। तो जब रिंग के अंदर मूव करेगा तो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, रेजोनेंस जब पूरा होगा तो इसका मतलब रिंग आपका एक्टिवेट हो चुका है, रिंग आपका एक्टिवेट हो चुका है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक होगी, तो अगर ऐसे ग्रुप के सामने कभी भी अगर आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर स्पीसीज ग्रुप आ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रोफाइल आ जाते हैं तो डेफिनेटली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके वो अटैक कर जाते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि भाई प्लस आर और प्लस एम जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है रिंग बेंजीन रिंग की इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद रिंग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लस आर प्लस एम ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट्रम ग्रुप आपके डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दो, अगर प्लस आर और प्लस एम अगर ग्रुप लगे होंगे तो वो रिंग में क्या करेंगे, वो रिंग के अंदर आपकी लॉन प्लस नेगेटिव चार्ज को मूव करेंगे, रिंग आपका एक्टिवेट हो जाएगा।
तो इसका मतलब प्लस एम और प्लस आर जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को डिफाइन करते हैं। मतलब जो भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफिलिक जो भी स्पीसीज आएंगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आएंगी, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके फटाफट से अटैक कर देंगे, इसलिए क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर्स कंटेनिंग आर प्लस आर एंड प्लस एम ग्रुप, ये तो मैंने पहले आपको डिस्कस कर ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस वहाँ पे दे रखा है। अब ये सीक्वेंस जो जनरली है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लस आई और प्लस आई वाला जो डिस्कस किया था, उसी तरीके से ये भी रूल्स आपका यहाँ पे काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जनरली मैंने एक केस बताया था कि आपका जो भी एटम डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, उसके पास आपका नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर्स होगा। तो समझ लो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर एंड लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है एंड लोन पेयर है। बात समझ में आ गई। तो देखो सबके पास क्या क्या दिख रहा है, कॉमन चीज़ दिख रही है आपको, बताए नेगेटिव चार्ज दिख रहा है या और आपका लोन पेयर दिख रहा है। तो ये ग्रुप देखो, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है वही आपका डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होगा, ठीक है, इस एटम के पास। तो इसका मतलब यहाँ पे सब जगह क्या हुई, रिंग आपकी एक्टिवेट होगी, और रिंग एक्टिवेट होगी तो फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे माइनस आर और माइनस एम को, लेकिन इसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक इसकी जो इजी ट्रिक है, ठीक है, वो डिस्कस करूँगा कि इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्लस आई और प्लस आई और माइनस आई में डिस्कस किया था एक ट्रिक, उसी तरीके से यहाँ भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। वैसे लॉजिक तो आपको सामने है, पहचानने के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, कि आपके प्लस आई प्लस आर और प्लस एम में से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैं ये आपको ये बताना चाहिए, सब तो डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों, इसलिए प्लस आर और प्लस एम आपके बोले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसको हम याद कैसे करें। अगर क्वेश्चन स्टेबिलिटी का आएगा तो फिर वहाँ पे पावर भी चेक करी जाएगी, ठीक है। तो फिर आपकी प्लस आई और प्लस आपकी आर और प्लस एम की पावर चेक करी जाएगी, तो फिर वहाँ पे बात नहीं बनेगी, आपको पावर तो याद होगी नहीं। तो इसलिए मैं पावर के बारे में आपको डिस्कस वैसे क्लास अपने यहाँ पे स्टडी करते हो, स्टडी टेबल पे वहाँ पे इसको लगा सकते हो, तो एक दो बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पे किस तरीके से आपको याद करना होगा, ठीक है। इजी ट्रिक फिर ये है, हाँ, जब हम बात करते हैं पीरियड को लेके, तो आपको पता है कार्बन आता है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली। तो इन तीनों को आप यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये तीनों को स्टार्टिंग में याद रख सकते हो, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड आपका ऑक्सीजन कनो करके, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों को याद कर सकते हो, सिंपल है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन एंड सीक्वेंस आपको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको नाइट्रोजन फिर से आएगा, लेकिन वो अमाइंस वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 CH3 एंड 1 CH3 एंड आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट आएंगे वो कौन से आएंगे, वो अमाइंस के आएंगे, ठीक है। तो देखो याद हो भी गया होगा वैसे, स्टार्टिंग से पहले कार्बन वाला आएगा, फिर नाइट्रोजन आपका NH माइनस आएगा, फिर आपका O माइनस आएगा, फिर आपका यहाँ पे नाइट्रोजन एंड CH3 ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पे ग्रुप क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो तीनों फिर आपके अमाइन वाले ग्रुप आएंगे, अमाइन आ गया, फिर आपके ऑक्सीजन वाले आएंगे जिसमें पहले एल्कोक्सी आएगा, फिर आपका हाइड्रोक्सी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको एमाइड दिख रहे हैं, फिर यहाँ से आपको एसिड्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो दिखने लगते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लास्ट में आपको एसिड के डेरिवेटिव दिखेंगे और लास्ट में आपका देखोगा हैलोजन, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया यहाँ पे आपका प्लस आर का और प्लस एम का। एक दो बार आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइनस आर एंड माइनस एम के बारे में। तो माइनस बेटा चार्ज कब क्रिएट होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, ठीक है। तो विड्रॉ करने का मतलब क्या है कि जो एक मैं बताऊं, जैसे आपको ये लॉजिक बताया था कि भाई ये जो आपका बेंजीन रिंग है, इससे अटैच जो भी ग्रुप होगा उसके साथ या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उस केस में ये ध्यान रखना होता है कि इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है एज कम्पेयर टू ए जो एटम डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बाहर क्यों जाएगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से। तो इस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ए के पास पॉजिटिव चला जाएगा। ए के पास जैसे पॉजिटिव आया जो अटैच है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो फिर जो आपके अल्टरनेट पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग के अंदर वो बाहर शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इसके वजह से जो आपकी बेस जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस बेंजीन रिंग की, वो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो फिर उस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे।
तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि अगर सामने से कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज आएगी, अगर अटैकिंग स्पीसीज या अटैकिंग रिएजेंट अगर न्यूक्लियोफाइल होगा, वो फटाफट से आके ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आके अटैक करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब माइनस आर और माइनस एम ग्रुप में लगाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीएक्टिवेट रिंग, रिंग आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट है माइनस आर और माइनस एम जो ग्रुप है वो किसको सपोर्ट करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग को। किसको करते हैं बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को सब वो सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मैं बात करूँ मेटा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आपका पोलर पाई बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स कंटेनिंग ग्रुप आर माइनस एम एंड माइनस आर ग्रुप। मैंने पहले बताया कि भाई जिसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो या जिसके पास सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, जैसे कोई भी एक एटम है, ऐसे मैं मान कर चलूँ कि सपोज इस तरीके से ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई एटम लगा है ए, इस एटम ए के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ फटाफट से शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो एक ये भी केस है कि भाई वेकेंट ऑर्बिटल्स हो या फिर आपके पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, कुछ ए बी मैंने बताया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उस केस में आपके डेफिनेटली वो जो ग्रुप है आपके माइनस आर और माइनस एम की तरीके से वर्क करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे जो भी ग्रुप आपको देख रहे हैं उन ग्रुप के साथ एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, कॉमन इसमें ये है कि जो नाइट्रोजन अटैच है बेंजीन रिंग से उसके सामने डबल बॉन्ड है, और आपको पता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कोई ये सीक्वेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फिर ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं आपको बता के दिखाऊँ तो आपको और समझ में आ जाएगा प्रॉपर। जैसे ये बेंजीन हो गया, ऊपर समझो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, तो पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इस केस में ये पाई बाहर जाएगा, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव तो फिर यहाँ से बाहर कर जाएगा, तो इसलिए बेंजीन रिंग जो होगी उसकी जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना बच्चों, वो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे डीएक्टिवेट होगी, आपकी डिक्रीज होगी, तो रिंग आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरीके देखो साइनाइड है, यहाँ भी देखो इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसलिए आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर बेंजीन रिंग से शिफ्ट करेगी। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है तो डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक है। यहाँ देखो ये डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा पॉजिटिव। सब जगह देखो आपको यही रूल दिखेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ देखो ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला केस देख लो, डेल्टा माइनस ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो सब जगह एक जैसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो मैं डिस्कस किया था कि भाई तो डबल बॉन्ड वाले होंगे या फिर वेकेंट ऑर्बिटल वाले होंगे, तो उस केस में वो सारे के सारे ग्रुप कैसे वर्क करते हैं, प्लस आर और प्लस एम की तरीके से। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है वेकेंट ऑर्बिटल को लेकर, बेटा देखो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आपका सेकंड एलिमेंट इज द फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, या आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जिसके पास वेकेंट है आपके 3d0। तो इस केस में इसका वेकेंट ऑर्बिटल है pH3 के पास। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, यहाँ से आपने जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। आपको पॉजिटिव भी दिख रहा है तो डेफिनेटली वेकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर चले जाएंगे। तो अब एक तो ये वाला केस हो गया। सेकंड केस समझो BH2 आपको पता है बोरॉन, इसके पास तो वैसे ही वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, 3 आपके इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा। लेकिन जो तीसरा वाला केस है NH3 दे रखा है, तो NH3 को आपको पहचानना आता है कि भाई चेक करो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट और वैसे भी फर्स्ट एलिमेंट है, और तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन, आपके नाइट्रोजन फैमिली का, जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है कभी भी। ठीक है, सेकंड पीरियड का बिलोंग कर रहा है, तो जिसके पास ऑलरेडी आप चेक करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही दिख रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास 3D वेकेंट नहीं है, होते ही नहीं है, तो ये एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता ऑर्बिटल्स का। तो इस केस में बिल्कुल भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा भी नाइट्रोजन पे, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस केस में आपका जो माइनस एम की तरीके से वर्क नहीं करेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊं, जैसे मान के चलो बहुत बार होता है कि भाई ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ यहाँ प्रेजेंट CH3 है, तो बताओ CH3 कैसे एक्ट करेगा आपका। तो CH3 कभी भी आपका माइनस एम या माइनस आई की सॉरी माइनस एम या फिर प्लस एम के तरीके से एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पास कहीं लोन पेयर है, नहीं है। क्या इसके पास पाई बॉन्ड है, नहीं है। क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। तो इस केस में आपका ये जो ग्रुप होगा वो सिर्फ आपके इंडक्टिव इफेक्ट को ही शो करेगा। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी आपके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, बिकॉज ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंजीन वाली sp2 है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की तरफ आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। ओके, बात करेंगे ग्रुप व्हिच वर्क एज प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। ठीक है, प्लस एम और माइनस एम दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। कुछ ग्रुप हमारे हैं, जैसे इसमें आपका ग्रुप हो गया SH,
ठीक है। थायोल अल्कोहल का पार्ट है आपका PH2 हो गया, जैसे आपका ये फिनाइल वाला पार्ट हो गया, जैसे आपका कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, जैसे आपका NO ग्रुप हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो ग्रुप हैं इनको प्लीज़ 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 मैं आपको बोलूँगा कि इनको आपको लर्न करो। ठीक है, और इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखो। ठीक है, मैं बोल दूंगा यहाँ पे आपको याद करना है। ठीक है, और दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और बिल्कुल बनते हैं। ठीक है, एडवांस के अंदर। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो जेई एडवांस की तो यहाँ पे आपको ग्रुप लगा के दे देगा, फिर कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, इसलिए प्लीज़ ये ग्रुप को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके जो ग्रुप मैंने बता रहा हूँ ये प्लस एम और माइनस एम दोनों तरीके से एक्ट करते हैं, और इसके जब मैं क्वेश्चंस लूँगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से एक नोट आता है, नोट में बात करते हैं जनरली मीजोमेरिक इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जब भी प्रायोरिटी के बारे में बात करी जाएगी कि हमारे सामने रेजोनेंस हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, तो सर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दें? तो हमेशा आपको जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को आपको रखना है उसकी सेकेंड प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा रहेगा आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, बट इन द फॉलोइंग टू केसेस इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका डोमिनेट करता है लेकिन दो केसेस के अंदर। पहला केस यहाँ पे आता है आपका हेलोजन वाला, ध्यान दो। तो जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको वैसे ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा मीजोमेरिक इफेक्ट आपका मोर इफेक्टिव नहीं होता है, मोस्ट प्रायोरिटी में नहीं होता है। कुछ केसेस, दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है। जैसे पहला केस आता है आपका हेलोजन का। तो हेलोजन में हम लोग बात करते हैं कि हेलोजन के अंदर आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा सिंपल सा। देखो ध्यान से, जब मैं बात करता हूँ कि भाई हमारे पास ये बेंजीन रिंग इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास अटैच है एक हेलोजन ग्रुप जिसके पास प्रेजेंट है आपके 3 लोन पेयर्स, ये आपको पता ही है। ठीक है, और आपको पता है हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़बरदस्त होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं, मतलब रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। लेकिन एक रूल ये भी कहता है कि जिस हेलोजन के पास लोन पेयर्स हैं, जो एटम आपके डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है उसके पास अगर लोन पेयर्स हैं तो लोन पेयर्स वो अंदर मूव करेंगे बेंजीन रिंग के, तो फिर रिंग आपकी यहाँ पे क्या होगी, रिंग आपकी एक्टिवेट भी होगी। और दूसरा रूल कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हेलोजन्स की होती है जो रिंग को करेगा डीएक्टिवेट। एक ये भी समझ में आ रहा है, तो दोनों में से कौन सा वर्क करे, दोनों समझ में आपको रूल्स आई कि नहीं आई? देखो हेलोजन के पास लोन पेयर्स हैं तो आपका जो लोन पेयर एटम आपके प्रेजेंट हैं, जो एटम डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, वो लोन पेयर्स को अंदर मूव करेगा। पहली चीज़ तो रिंग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा अधिक होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, रिंग आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो दोनों में से कौन सा काम करे? तो इस केस में जो इंडक्टिव वाला है ना, जो इंडक्टिव है, इंडक्टिव आपका हमेशा डोमिनेट करेगा, मतलब माइनस आई का मतलब ये जो ग्रुप लगा है हैलोजन, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो नो डाउट इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पता है पूरी पीरियड टेबल के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आपके अट्रैक्ट करेंगे, तो बेंजीनिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इनका माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू प्लस एम। प्लस एम का मतलब क्या है, जब लोन पेयर को अंदर देंगे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस करेगा, तो इसलिए प्लस एम बोला जाएगा। और ये माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो हमेशा डोमिनेट करती है, इसलिए माइनस आई की तरीके से वर्क करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं प्लस एम के बारे में बात करूँ तो प्लस एम में आपको पता है प्लस एम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे वर्क करता है डेफिनेटली अट्रैक्टिव पावर के ऊपर। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसलिए आपका प्लस एम इसका सबसे अधिक होता है, और सबसे कम आपका होता है प्लस एम आपके आपके आयोडीन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा रूल समझो इसमें क्या है। दूसरा रूल ये है कि भाई फ्लोरीन के पास आपके 2p ऑर्बिटल है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। क्लोरीन के पास आपको 3p मिलेगा, इसके पास 4p मिलेगा, आयोडीन के पास 5p ऑर्बिटल्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये है पूरा, अभी आप समझना, पूरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भाई जो आपको यहाँ पे रिंग दे रखा है बेंजीन रिंग, ठीक है, उस बेंजीन रिंग में आपका अटैच जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन के पास प्रेजेंट है आपके 3 लोन पेयर्स, लेकिन फ्लोरीन के पास आपको पता है बैलेंस जो आपका यहाँ पे जो बैलेंस सेल आती है बच्चों वो 2p आती है। ठीक है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, इसलिए 2p आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपका ये जो कार्बन है, इस कार्बन ये भी आपका देखो, कार्बन भी देखो, कार्बन भी पी ब्लॉक का है, सेकंड पीरियड का है, तो इसके पास भी 2p होगा। अब 2p से 2p इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या आसानी से पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल। अब जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विड्रॉ करने की टेंडेंसी होल्ड करेगा, लेकिन इस केस के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता है। वो बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन इस केस में आपका रेजोनेंस, तो रेजोनेंस आपका डिफाइन किया जाएगा, रेजोनेंस आपका डिफाइन किया जाएगा। इसका मतलब ये भी रूल्स वर्क करेगा, तो देखो ध्यान से,
मैं बोलूँगा ऊपर 2p है, नीचे भी 2p है, 2p मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। देखो ऊपर 2p है, नीचे भी 2p है, मतलब ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। तो जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए 2p के जो आपके फ्लोरीन के जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से जो कार्बन है उसकी 2p की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ये रूल क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्लोरीन से आपके 3p से 2p मूव कर सकते हैं क्या? जो क्लोरीन में बात कर रहे हैं, क्या वो 3p से 2p मूव कर सकते हैं? आसानी से मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? 3p की एनर्जी है, देखिए 2p की एनर्जी डिफरेंट है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर मैं ब्रोमीन यहाँ पे लगा दूँ इस तरीके से कि ये बेंजीन है, ऊपर ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास आपको पता है यहाँ पे 4p है और इस कार्बन के पास आपका 2p ऑर्बिटल होगा, तो 4p से 2p में जंप नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट एनर्जी है। और आयोडीन वाला तो केस आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि भाई आयोडीन में अगर आप देखोगे तो कार्बन जो आपका ये जो आयोडीन है इसके पास देखो 5p ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस कार्बन के पास 2p है। 2p के पास इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स आपके आने चाहिए, तो 5p से 2p में जंप करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ये बात समझ में आ गई, कन्फर्म। अब मैं रिवर्स करके बोलूँ कि भाई 2p से 5p में जा सकते हैं, तो ये भी नहीं, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है आपकी, डिफरेंट है। तो जब अब एक केस में आपको बोलूँ कि भाई 2p से 5p में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्या, कोई पॉसिबिलिटी है? मैं दूसरा पूछूंगा कि 5p से 2p में आ सकते हैं, तो देखो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ सकते हैं, मतलब 5p से 2p में एक बार आ सकते हैं, लेकिन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप नहीं कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए 2p से इलेक्ट्रॉन्स 5p में जंप नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 5p से 2p में आ सकते हैं भाई, हाई से लो में तो आ ही सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आपको समझ में आ रहा है। इसी की वजह से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपके जो हेलोजेंस होते हैं वो लॉन पेयर्स को क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर मूव कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास आपका जो प्लसियम पावर है वो डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी इतनी इनकी हाई होती है, इसलिए आपके माइनस आई भी शो करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, माइनस आई जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम करते हैं। यहाँ पे जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट है, प्लसियम इफेक्ट, इसको हम डोमिनेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो माइनस है आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है आपकी फ्लोरीन की, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन लिखा है व्हेन हैलोजन इन रेजोनेंस ओवरऑल हैलोजेंस वर्क एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर आपके हैलोजेंस रेजोनेंस में होंगे तो उस केस में ओवरऑल जो हैलोजेंस होंगे वो काम तो करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरीके से, तो उस केस में आपका आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आयोडीन का मैक्सिमम होगा, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आपका क्लोरीन, देन आपका फ्लोरीन। हम सेकंड केस की बात करते हैं, जहाँ पे आपका जो माइनस आई इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो डोमिनेट करता है। अभी इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट समझो, यहाँ पे आपका जब जो ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये एसिड का ही पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ ए कार्बोक्सिलेट पार्ट। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलेट आपका एक ग्रुप अगर लगा होगा बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, तो उस केस में समझो क्या होगा। उस केस में ये अगर नेगेटिव इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि कंजुगेशन में है, तो ये पाई ऊपर चला जाएगा, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, दोनों जगह नेगेटिव आएगा। अभी क्या होंगे कि दोनों काफ़ी क्लोज हैं, जब क्लोज हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। भाई ऑक्सीजन क्लोज है तो नेगेटिव चार्ज भी है, लॉन पेयर भी है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन काम करेगा। रिपल्सन काम करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब रिपल्सन इतना ज़्यादा काम कर जाएगा कि भाई जो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। जब अनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा ब्लॉक। अब रेजोनेंस ब्लॉक कैसे हो जाएगा वो भी समझ लो कि भाई जब देखो ध्यान से, जहाँ पे डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, ये जो आपका बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन के साथ देखो यहाँ पे था आपका सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे था ओ माइनस, तो ये आपका देखो ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट, ये समझो आप ध्यान से। डबल बॉन्ड के साथ देखो नीचे सिंगल बॉन्ड है, देन बेंजीन के पास क्या होगा आपका डबल डबल बॉन्ड होगा, तो ये आपका डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ, कंजुगेशन में हुआ, तो इसका मतलब यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना पॉसिबल। तो फिर रेजोनेंस अगर यहाँ पॉसिबल होगा तो आपको पता चलना चाहिए ऊपर डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है तो मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और उस केस में यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अरे बात समझ में आई। अब आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जैसे डबल बॉन्ड आ गया तो ऊपर समझो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो रिजल्टेंट में दोनों ही ऑप्शन पे नेगेटिव, तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा तो उस केस में ये जो आपका सी ओ माइनस है, ये जो सी ओ माइनस है आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आउट ऑफ द प्लेन। और आपको बताया था sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर आपके होने चाहिए, ठीक है, रेजोनेंस वाले केस में। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे आपके आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लेन मतलब 180 डिग्री पे आपके शिफ्ट हो जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे।
तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे, तो इसका मतलब फ्री है, जब आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे तो फिर आपका sp2 हाइब्रिडेशन नहीं रहेगा, ये sp3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उस केस में रेजोनेंस नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहाँ भी आपका रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलेट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये आपका प्लस आई का मतलब क्या? डोनेटिंग ग्रुप। एक बार यहाँ पे सिर्फ ये समझने वाली बात है कि ये जो आपका ग्रुप है वो सिर्फ आपका प्लस आई की तरीके से यहाँ पे डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू माइनस एम। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सब समझ में आ गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिपल्सन थ्योरी। तो दो चीज़ को हेलोजन वाला और आपका ये कार्बोक्सिलेट वाला। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसको बच्चों अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आज मैं इसको यहीं रखता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।